नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ दौरे पर हैं। कुछ देर में सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचेंगे। सीएम भगवंत मान भी लखनऊ पहुंचेंगे। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव से दोनों की मुलाकात होगी। एयरपोर्ट पर आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। केजरीवाल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल भ्रमण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। बस थोड़ी देर में दोनों के बीच मुलाकात होगी। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचने वाले हैं। केजरीवाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह, शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। केजरीवाल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के समर्थन के लिए भ्रमण पर हैं। पहले उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन से मुलाकात की, उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उसके बाद अब अखिलेश यादव से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के लिए समर्थन मांगेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या जानकारी निकलकर आज सामने आ रही है? ठीक कितने बजे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल और अपने डेलीगेशन के साथ में लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां से उनका काफिला समाजवादी पार्टी के लिए रवाना हो चुका है। अब से महज कुछ देर में वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनकी बैठक जो है वो अखिलेश यादव के साथ में होगी। अरविंद केजरीवाल के साथ में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद हैं उनके साथ में। इसके अलावा राघव चड्ढा उनके साथ में मौजूद हैं। संजय सिंह जो यूपी के प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। और ये सभी लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। अब से महज कुछ देर में वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन जुटाने की जो कवायद है अरविंद केजरीवाल की जो लगातार चल रही है। अगर आप देखें तो वो कई राज्यों के उन्होंने दौरे किए हैं, वहाँ के जो बड़े विपक्ष के नेता हैं उनके साथ में मुलाकात करी है और उन सबको एक साथ आने के लिए उन्होंने अपील करी है कि सभी लोग एक साथ में आएं और इस अध्यादेश का विरोध करें। तो उसी के चलते आज वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और इस कहीं ना कहीं मुलाकात को इस अध्यादेश के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी सियासी जमीन को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि शायद कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके उनको शायद सियासी जमीन जो उनकी अभी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है वो मजबूत हो और इसीलिए वो लगातार इसको लेकर भी प्रयासरत हैं और एक विपक्षी गठबंधन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसकी भी एक रणनीति हो सकती है अरविंद केजरीवाल की कि 2024 के चुनाव से पहले इस अध्यादेश के साथ साथ जो है अन्य पार्टियों का रुख किया जाए और उनका देखा जाए कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का समर्थन उनका मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक विपक्षी गठबंधन का रूप भी ले सकता है। हालांकि ये गठबंधन कितना सफल होगा या नहीं होगा ये सब अभी कयास के विषय हैं। अभी बैठक हो रही है, बैठक के बाद में संयुक्त रूप से ये सभी लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा रही, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और आगे की क्या कुछ विपक्ष की जो है वो रणनीति रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि केजरीवाल अपने डेलीगेशन के साथ में जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के रवाना हो चुके हैं और महज कुछ ही मिनटों में वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से होगी और वहां पर वो इस केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। कितनी बात बनती है और किन मुद्दों पर बात बनती है ये जरूर देखने वाली बात होगी और क्या ये मुलाकात 2024 के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण रहेगी ये भी चीजें कहीं ना कहीं देखने वाली जरूर होंगी। जी प्रियम, जैसा कि आपने बताया कि अध्यादेश के लिए समर्थन मांगेंगे और 24 के लिहाज से भी यह बैठक अहम है। लेकिन हमने देखा था कि जिस समय भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही थी उस समय केसीआर ने एक बड़ा रैली आयोजन किया था तेलंगाना में। उस वक्त अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आए थे और उन्होंने कहा था कि एक तीसरे दल की घोषणा की जाएगी, तीसरे मोर्चे की घोषणा की जाएगी और तीसरे मोर्चे की कवायद के लिए अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों सहमत दिख रहे थे।
और अभी जब अरविंद केजरीवाल ने समर्थन के लिए कांग्रेस से समय मांगा तो कांग्रेस ने अभी उसे पेंडिंग पे डाल रखा है। तो क्या क्यास लगाए जाएं कि क्या इन दोनों की मुलाकात के बाद कांग्रेस का रुख क्या होगा। और दूसरी चीज कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेता हैं उसमें अखिलेश यादव मुख्य रूप से रहेंगे और इसके अलावा पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का वो भी इस समय पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और उनके साथ में ही ये जो मुलाकात है वो होगी। और रही बात गठबंधन को लेकर, तो जैसा कि मैंने कहा कि 24 के लिहाज से कह सकते कहीं ना कहीं नब्ज टटोलने की भी एक कवायद इसको कह सकते हैं कि चुनाव से पहले इसको एक प्रयास के तौर पर एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक परीक्षण के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि इसमें अगर सभी पार्टियां एक साथ आती हैं अध्यादेश के विरोध में और उसमें सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका आगे लक्ष्य होगा कि 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और उत्तर प्रदेश देखिए कई मायनों में अहम है, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो उन सीटों पर मजबूत करने के लिए जो जाति समीकरण है और अन्य जो समीकरण है उनके लिहाज से पार्टियां देख रही हैं कि क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी समीकरण होगा, आम आदमी पार्टी के साथ में अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो क्या समीकरण बनेंगे और उनका कितना फायदा उसको मिल सकता है। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किए, चाहे वो कांग्रेस के साथ में रहा हो चाहे बसपा के साथ में रहा हो, लेकिन उन गठबंधनों में समाजवादी पार्टी या कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। उसका बहुत ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ा नहीं और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो जीत के आंकड़े हैं उनको अपना बरकरार रखा था। तो अब एक बार फिर जब परीक्षा की घड़ी है 2024 में चुनाव के बीच में कह सकते हैं जनता के बीच में चुनाव और मतदान को लेकर ये पार्टियां पहुंचेंगी तो क्या ये गठबंधन हो सकता है, इसको लेकर नब्ज और कहीं ना कहीं जरूर जो है वो कह सकते हैं टटोलने की कवायद जो है वो की जा रही है। प्रियम, लेकिन आज की बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगेगी कि अखिलेश यादव ने कमोबेश सारी पार्टियों से गठबंधन करके देख लिया, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसुभाजपा हो, सबके साथ अखिलेश यादव को हानि हुई। इसीलिए अब अखिलेश यादव शायद गठबंधन की ओर बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने निकाय में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, क्या अखिलेश यादव का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ होगा? क्योंकि बसपा ने क्लियर कर दिया है 24 में वो अकेले लड़ने जा रही है। कांग्रेस के साथ जाने से हमेशा कतराते दिखते हैं अखिलेश यादव। तो क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ उनका नया दांव सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जरूर ये सभी कयास के विषय हैं और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात भी होगी कि क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी किस और चलती है, क्योंकि इससे पहले के जो भी उसने परीक्षण किए हैं उसमें वो नाकाम साबित हुए हैं, चाहे वो बसपा के साथ गठबंधन का रहा हो या फिर कांग्रेस के साथ में गठबंधन का रहा हो। और 2022 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी जो गठबंधन किया, हालांकि आरएलडी के साथ में गठबंधन अभी भी बरकरार है और जिन सीटों पर गठबंधन ने आपसी सहमति के साथ में केवल एक प्रत्याशी उतारे वहां पे रुझान भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं और पार्टी की जो विधायकों की संख्या थी उसमें भी इजाफा हुआ। हालांकि सुभाषपा के साथ में जो गठबंधन हुआ था वो नहीं ज्यादा टिक पाया, वो अलग हो गया चुनाव के बाद में। अब इस बार चाचा शिवपाल यादव साथ में आ चुके हैं। तो ये सभी समीकरणों को देखना होगा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इन सभी चीजों को देखेंगे कि अगर वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ में करते हैं तो उसका लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा, कितने कौन से वोट हैं जो पोलराइज होंगे और क्या उसका फायदा जो है वो उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जरूर कयास के विषय होंगे और क्या किन बिंदुओं को लेकर जो है वो गठबंधन होगा, क्या वो मुद्दे होंगे, क्या वो पॉइंट होंगे जिनके आधार पर गठबंधन तय होगा। तो ये सभी जरूर चर्चा के विषय हैं। लेकिन आज कह सकते हैं एक परीक्षण के तौर पर जरूर इस बैठक को और इस अध्यादेश के विरोध में एकजुटता का जो एकजुट होने की जो अपील है वो परीक्षण के तौर पर जरूर इसको देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी पर वित्त वर्ष 23-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। मूंग की एमएसपी में 10.4% की बढ़ोतरी की गई। मूंग की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इस सीजन। मूंगफली की एमएसपी में 9 की बढ़ोतरी की गई। तिल की एमएसपी में 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। मेट्रो कनेक्टिविटी को 28.5 किलोमीटर बढ़ाया गया है। सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी गई है। तो खरीफ फसलों की मंजूरी दी गई है। मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी को मंजूरी मिल गई। मूंग की एमएसपी में 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। मूंग की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आज कैबिनेट के अहम फैसले बता रहे हैं। मूंगफली की एमएसपी में 9% की बढ़ोतरी हुई। तिल की एमएसपी में 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। तेल की एमएसपी में 10.3% की बढ़ोतरी हुई। गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। मेट्रो कनेक्टिविटी को 28.5 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दी गई है। बीएसएनएल के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को लागू किया गया है। बीएसएनएल को 4G 5G स्पेक्ट्रम आवंटित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। इस बार मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई है। नोएडा में बीजेपी का टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ आज चर्चा किया। बीजेपी के टिफिन बैठकें आगे भी होती रहेंगी। जेपी नड्डा ने कहा इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में आपसी भरोसा बढ़ेगा। तो आज नोएडा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि लगातार मिशन 2024 पर जुटे हुए हैं जेपी नड्डा। लगातार टिफिन पर चर्चा किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार जेपी नड्डा टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के कई अलग अलग नेता भी चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नोएडा पहुंचे। नोएडा में उन्होंने टिफिन पर चर्चा किया। इस दौरान उन्होंने अपना टिफिन भी कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया। कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा बीजेपी की टिफिन बैठकें आगे भी आयोजित होती रहेंगी। इस कार्यक्रम से आपसी भरोसा बढ़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा। कार्यक्रम में आज शामिल हुए जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन किया और साथ ही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को बताया। आपको बता दें इस दौरान बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। आपको बता दें कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा आज नोएडा पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन लंच शेयर किया। साथ ही रणनीति पर चर्चा की कि किस तरीके से 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के जीतने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे। नोएडा में उन्होंने टिफिन पर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम
समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं और आने वाले जो कुछ समस्याएं भी होती हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यह टिफिन बैठक आज यहाँ पर संपन्न हुई। मुझे इसमें आने का सौभाग्य मिला। नोएडा के इस विधानसभा में सम्माननीय पंकज जी की विधानसभा है, उसमें मुझे आने का मौका मिला और डॉक्टर महेश शर्मा जी की लोकसभा है। कार्यकर्ताओं से इनफॉर्मल चर्चा हुई और इसमें हमने पुराने कार्यकर्ता भी बुलाए। यह एक लगातार प्रक्रिया है। समय समय पर ऐसी टिफिन बैठकें आगे भी होंगी और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग बन रहा है और इसमें कार्यकर्ताओं में एकजुटता का संस्कार भी आता है, क्योंकि वह अपना टिफिन तो खाता नहीं है, वह दूसरे साथी का टिफिन खाता है और हमारा द्वारा लाया गया टिफिन वो हमारे साथी खाते हैं। आज मैं भी अपने घर से टिफिन लेके आया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको खाया और उसका स्वाद लिया। वैसे ही डॉक्टर महेश शर्मा जी अपने यहाँ से कुछ व्यंजन लेके आए थे, उसका मुझे सौभाग्य मिला। तो इस तरीके का टिफिन बैठक के कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है। हम हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर पल हम नई योजनाओं के साथ चलते हैं। इसलिए 24 हो और 24 से पहले आने वाले भी चुनाव हैं। तो आज जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे और टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम कई मायनों में अहम है। एक तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करते हैं, जिससे भरोसा बढ़ता है, और दूसरी चीज की पार्टी के नजरिए से भी कई मायनों में अहम है। बीजेपी लगातार 2024 को लेकर लगातार चुनावी चर्चा कर रही है, चुनावी मंथन कर रही है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी सिलसिले में आज जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे थे। इस दौरान नोएडा के सांसद महेश शर्मा मौजूद रहे, विधायक पंकज शर्मा मौजूद रहे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेताओं ने टिफिन शेयर किया और 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए चर्चा की। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज नोएडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिफिन पर चर्चा की, क्या कुछ खास रहा? देखिए दिनकर, बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नोएडा दौरा था। बताया जा रहा है कि टिफिन को लेकर चर्चा की गई थी कि 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को लेकर ही मूल मंत्र दिया गया। कहा जा रहा है कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है और कहा कि मुझे आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नोएडा विधानसभा में मुझे पहली बार लोगों कार्यकर्ताओं ने बुलाया और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कहा कि मैंने जो टिफिन अपने घर से लेके आया था वो टिफिन मेरा जो है कार्यकर्ताओं ने खाया। मैंने खुद कार्यकर्ताओं का टिफिन यहाँ पर खाया था। उन्होंने खुद महेश शर्मा जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर के, उनका टिफिन उन्होंने खाया था। तो उसी को देखते हुए जो चर्चा थी, आज का टिफिन पर चर्चा थी, तो चर्चा को देखते हुए तमाम ऐसे मुद्दे थे और कहा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जिताना कि 80 की 80 सीट जो सीट हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना। क्योंकि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, नोएडा एक ऐसा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नोएडा से ही हमेशा जीतती हुई जाती है। तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा विधानसभा में खुद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो है यहाँ से विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नोएडा की विधानसभा में पंकज सिंह ने आज मुझे बुलाया। तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम मुद्दों को देखते हुए और तमाम चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 9 साल पूरे हो गए, उन सरकार के कार्यों को भी गिनाने का कार्य उन्होंने किया कि जनता के बीच में किस तरीके से पहुंचाया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जो है अभियान चलाया था। कहा कि जो लोग पहले चर्चा करते थे चाय पर चाय की चर्चा चल रही है, अब जो है टिफिन पर चर्चा चल रही है। जो जनसभाएं हो रही हैं उन्हें टिफिन के रूप में जो है स्वाभाविक कर दिया है कि टिफिन पर चर्चा की जाएगी और तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए जो 2024 में चुनाव जीता जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाने का भी कार्य खुद जेपी नड्डा ने किया है। लेकिन नितिन, बड़े सवाल यह पैदा हो रहे हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है, टिफिन पर चर्चा कर रही है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल रही है, टिफिन पर चर्चा कर रही है एक बंद कमरे में, बंद हॉल में, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल ग्राउंड पर जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाके कार्यकर्ताओं से और जनता से मिल रहे हैं। कितना फर्क है दोनों के चुनावी कैंपेन में और इसका कितना लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को?
देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव खुद जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जो है ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। खुद वो भारतीय जनता पार्टी को जो है निशाना साधे हुए, कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तो उधर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा खुद जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता भी नाराज जो चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया और जो पुराने तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मुलाकात की। कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सच्चे सिपाही और जो सच्चे तरीके से कार्य कर रहे हैं, अब से अब तक भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, उनके लिए भी पार्टी खड़ी है। और इसको देखते हुए जो है अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जो है ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब की बार भी यही मूल मंत्र दिया, 2024 में 80 लोकसभा सीट है, तो उन पर किस तरीके से जो है जीता जाए, इस तरीके देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरीके से अभी से जो है कमर कस ले, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात की जाए या अलग राज्य की बात की जाए। तो क्योंकि कल भी जो बैठक हुई थी उसमें कुछ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र में पहले अहमदनगर और फिर कोल्हापुर में औरंगजेब की पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है। इस कारण हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, वे औरंगजेब की फोटो दिखाते रहते हैं और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। सवाल यह है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर। खबर संभल से, जहां स्नैपचैट पर दोस्ती करके हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया गया, वहीं महाराष्ट्र का सद्दाम भी संभल पहुंच गया। बता दें कि किराए पर कमरा लेकर आरोपी रह रहा था, तभी मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि लड़के के पास मिले बुर्का से खुलासा हुआ था। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। संभल की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां स्नैपचैट पर दोस्ती करके लड़की का धर्मांतरण कराया गया। हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराने का यह मामला संभल से सामने आया है। महाराष्ट्र का सद्दाम संभल पहुंचा था, किराए पर कमरा लेकर आरोपी रह रहा था। इसी दौरान लोगों को पता चला, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ा। गाजियाबाद के हिंडन विहार की कनस्तर वाली गली में पनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, गली के लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए हैं, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई है। तो गाजियाबाद की खबर है, जहां पॉलिथीन के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, धुएं की ऊंची ऊंची उठती लपटों को देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर लगी होगी। लोग आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है। तो गाजियाबाद में पॉलिथीन के गोदाम में भयंकर आग लग गई, लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।